नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर मचा बवाल, कांग्रेस हुई हमलावर। UKSSC सचिवालय रक्षक दल भर्ती घोटाले में पहली सफलता, प्रदीप पाल अरेस्ट, पेन ड्राइव चुराया था पेपर। जसपुर विधायक ने 3 लोगों पर लगाया गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई हुई शुरू, बागेश्वर में तैनात व्यायाम शिक्षक हुआ निलंबित। UKSSC पेपर लीक समेत अन्य भर्ती घोटालों के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हुए कथित भर्ती घोटालों पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नौकरी माफिया का बोलबाला है। राहुल गांधी ने कहा कि पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कई पदों पर नौकरी पाने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार में गरीब और मध्यम वर्ग के हिस्से की नौकरी पैसा लेकर अमीरों और सरकार के करीबी लोगों को बेची जा रही है। नौकरियों में भ्रष्टाचार उत्तराखंड की विधानसभा तक आ पहुंचा है। भर्ती पर भर्ती, परीक्षा पर परीक्षा रद्द हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ जांच का आदेश देकर अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार की आस में बैठे युवाओं के सपनों से खेलने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। ऐसी नाकाम सरकार पद पर बने रहने का अधिकार खो चुकी है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रहेगी। UKSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF ने 2 और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने पहले लखनऊ स्थित RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। ये STF द्वारा UKSSC पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी है। STF का दावा है कि राजेश चौहान ने 2 करोड़ रुपए लेकर UKSSC पेपर लीक करवाया था। सितंबर 2021 में हुए उत्तराखंड सचिवालय रक्षक दल भर्ती परीक्षा में सामने आए घोटाले में STF टीम को पहली सफलता हासिल हुई है। STF की टेक्निकल टीम की गहन जांच पड़ताल के बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से मिले सुराग के आधार पर इस केस में उत्तर प्रदेश बाराबंकी निवासी प्रदीप पाल को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड STF की गिरफ्त में आया प्रदीप पाल पहले लखनऊ स्थित RIMS प्रिंटिंग प्रेस का पहले कर्मचारी था और बाद में वो आयोग में लंबे समय तक कार्यरत था। प्रदीप ने ही पेन ड्राइव के माध्यम से प्रश्न पत्र को चुराया था और फिर अपने अन्य साथियों की मदद से परीक्षार्थियों के साथ लाखों रुपए में सौदा तय कर पेपर बेचा था। फिलहाल STF गिरफ्तार प्रदीप पाल से उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में गहन पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटा रही है। विधानसभा में हुई 129 बैकडोर नियुक्तियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इन नियुक्तियों में मंत्रियों के निकट संबंधी और रिश्तेदारों की नियुक्तियों पर भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है। तमाम सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के बाद अब बारी आई है विधानसभा में हाल ही में हुई 129 नियुक्तियों पर। ये 129 नियुक्तियां तमाम सवालों के घेरे में हैं। इसमें अब पड़ताल करने पर पता चल रहा है कि बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के चहेते और अपने निकटवर्ती संबंधियों को नियुक्ति दी गई है विधानसभा में। उत्तराखंड की विधानसभा जहां मात्र 70 विधायक बैठते हों, वहां आज कर्मचारियों की संख्या 560 से पार हो रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 400 से ज़्यादा विधायक बैठते हैं, वहां 543 कर्मचारी हैं। यानी कि उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को कर्मचारियों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और इन कर्मचारियों में जो नियुक्ति हुई है वो मुख्यमंत्री के OSD की पत्नियों पर बात आ रही है। काबीना मंत्री मदन कौशिक के PRO, रेखा आर्या के PRO, वहीं संगठन महामंत्री अजय कुमार के PRO, इन सब की नियुक्तियों से एक बड़ा सवाल जो कौंध रहा है वो ये कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ आखिर छलावा कब तक बंद होगा, नियुक्तियों में पारदर्शिता और समान अवसर कब मिलेंगे। साथ ही एक जो विषय आप कह रहे हैं कि विधानसभा वाला मामला है, विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है या विधानसभा में नियुक्ति प्रक्रिया हो, चाहे भी कोई भी प्रक्रिया हो, उसके लिए विधानसभा की पीठ और विधानसभा अध्यक्ष जी के ही उसमें कार्य होते हैं और इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर वहां पर कोई नियुक्ति हुई है, किसी प्रकार इसमें गड़बड़ियां पाई जाती है या हुई है, तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष स्वच्छंद है, वो चाहे तो उसको निरस्त करे, वो चाहे उसकी जांच करे। और देखिए, भारतीय पार्टी की सरकार का स्पष्ट मानना है कि अगर गलत हुआ है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा और दोषी अगर उसमें कोई गलती हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने 3 लोगों पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि उनके गनर की वर्दी तक फाड़ दी गई। आदेश चौहान और उनके समर्थकों ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर आदेश चौहान इस मामले पर जसपुर कोतवाली में धरने पर बैठे रहे। आदेश चौहान का कहना है कि वो रविवार को इस मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने भी विधायक आदेश चौहान समेत उनके दर्जन भर साथियों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता करने की तहरीर पुलिस को दी है। अब पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर की जांच कर रही है। जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि जसपुर में अवैध शराब, नशाखोरी और सूदखोरी चरम सीमा पर है। बीते दिनों सूदखोर से पीड़ित एक युवक ने उनके पास आकर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायती पत्र पीड़ित की तरफ से उप जिलाधिकारी जसपुर को दिया था। इन्हीं सूदखोरों ने उन पर शिकायती पत्र वापस कराए जाने का दबाव बनाया और उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया। विधायक ने बताया कि शुक्रवार सुबह वो निवार मंडी गांव में अपने आवास पर थे। सुबह करीब 9:30 बजे अवनीश कुमार, मदन लाल और कृष्ण कुमार उनके आवास में घुस आए। आते ही विधायक से कहने लगे कि वो उनके खिलाफ एसडीएम को बहुत शिकायत करते हैं, साथ ही शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। विधायक ने कहा कि वो आम जनता के साथ हैं और किसी दबाव में नहीं आएंगे। इतना सुनते ही तीनों लोग आग बबूला हो गए और सबक सिखाने की बात करते हुए गाली गलौज करने लगे। 24 तारीख को मेरे पास अंगदपुर और खेड़े के कुछ किसान आए और उन्होंने कहा जी हमारे साथ एक कृष्ण कुमार व्यक्ति है, उसने ₹1 रोज किस्तों पे ₹1 रोज मतलब 30% ब्याज पर वसूला, 2.5 लाख के 9 लाख रुपए के लगे और उनके पेपर उन्होंने कुछ मुझे दिए। तो मैंने एजेंट महोदय से बात की तो एजेंट महोदय बोले भाई हमें लिख के दो। तो उन किसानों ने लिख के दिया, जो 3 किसान अंगदपुर के हैं, लगभग 1 शायद खेड़े के हैं, और वो लिखकर वो मेरे साथ फिर वहाँ गए। मैंने कहा भाई आप जाओ, लेकिन वो नहीं माने, बोले जी आप आओ हमारे जीवन। मैं एग्जाम महोदय से कह कर आया कि भाई इनकी जांच कराई जाए, ये जो अवैध सूदखोरी है ये बंद होनी चाहिए क्योंकि बहुत पीड़न हो रहा है। तो 24 तारीख को मैंने वो उनको दिलवाई जाँच एग्जाम साहब। तो मेरे पास कृष्ण कुमार आते हैं लगभग फिर 4 बजे, किसी का फ़ोन आता है कि भाई आपसे मिलना चाह रहे थे। कृष्ण कुमार जी आए 24 तारीख, बोला जी ऐसे ऐसे भाई हमारा उनका काम चलाया, हमने इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एजेंट को दे दिया। अब एजेंट का विषय है वो जाँच कराए। ठीक, मैंने कह के ये बात कुछ दिन समाप्त हो गई। फिर मैंने कहा भाई आप किसानों से जाकर बात करो, जिन्होंने शिकायत की मैंने तो की नहीं। अब आज सुबह फिर वो मेरे पास जाते हैं कृष्ण कुमार जी, सुखदेव सरदार जी के साथ, और उन्होंने मुझसे बात रखी कि भाई हमारा इनसे मतलब जो बात करो। तो मैंने कहा भाई देखो ये मेरा कोई नहीं, मैंने शिकायत कर दी, इसकी जाँच होगी, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे हित में भैया एग्जाम ऐसा तो नहीं कि गलत जांच करेंगे। कि तुमने नहीं वसूला, अवैध वसूली नहीं की तो फिर तो दिक्कत कहाँ है। इतने में उनका बेटा और उनका एक भाई है, ये हाथ है इसका, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर। जब वो की तो मैंने फिर वो, क्योंकि मैं अपनी हट में मैं था और सुखदेव जी थे, बाकी वो लोग थे। बाकी तो जब वो शोर सुनकर फिर मेरा जो गन है वो अंदर आया और इन्होंने भी पकड़ कर फिर मैंने कोतवाल महोदय को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस भेजी और पुलिस के द्वारा वहाँ से आए। तो इसमें क्या वर्दी उर्दी भी फटी है? हाथापाई हुई है? जो पुलिस ने उसके खींच के तो उसको हाथ लगे हैं, वो तो उसको तो हटाया फिर, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था। ये 3 लोग थे। नहीं है, उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन किया था, इस तरह से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। मैंने अपने चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा मामला दूसरा को बाहर पाया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया, उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निस्तारण के लिए बुलाया गया था। तो उसने कहा कि साहब मुझे पीटा है। पहले तारीख बुलाया, उसके बाद विधायक जी की तारीख आई है कि जो है मैंने जनरल की वर्दी फाड़ दी है, इसमें प्रचंड दृष्टया प्रारंभिक विवेचना हत्यारा निभा है, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई। कल आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले और बैकडोर एंट्री पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर विधानसभा में बैकडोर एंट्री हुई है, क्योंकि इसमें धामी के ओएसडी की पत्नी को नौकरी दिए जाने की बात सामने आई है। साथ ही सरकार में मंत्री रेखा आर्य, सतपाल महाराज और मदन कौशिक के ओएसडी के परिवार के लोगों को नौकरी दिए जाने की बात भी उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री की संलिप्तता के ये कार्य नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार भर्ती घोटालों में घिरती जा रही है और उसका चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसमें विधानसभा में जो भर्ती घोटाले हुए हैं,
इसमें एक बड़ा खुलासा भी अभी हुआ है कि सीएम धामी के जो ओएसडी हैं उनकी पत्नी और ओएसडी के साले की बैकडोर से विधानसभा में एंट्री कराई गई है। साथ ही विधानसभा में जो और जो धांधली हुई है, जिसमें सरकार में मंत्री रेखा आर्य, सतपाल महाराज, मदन कौशिक, इनके ओएसडीओ की और उनके परिवार के जनों की किसी की पत्नी है, किसी का साला है, तो उनकी जो ये बैकडोर से एंट्री करा करके ये जो भर्ती घोटाला सामने आ रहा है, इससे सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल खुलती है। साथ ही जो सरकार ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है जांच का भर्तियों में, वो सिर्फ एक मखौल है। पूरी जांच जो है, क्योंकि जांच भी खुद ही इनके हाथों में है और कहीं ना कहीं जांच पूरी तरह से प्रभावित होने का भी डर है। जिस प्रकार से विधानसभा में ये जो भर्ती घोटाले सामने आए हैं और जिस पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये कहा है कि इसकी भर्ती आयोग से कराने को मैंने कहा था, लेकिन जिस प्रकार से बैकडोर एंट्री डायरेक्ट कर दी गई, इस पर देखिए जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के बिना संज्ञान में हुए ये काम नहीं हो सकता। और इससे एक बात ये साबित होती है कि पिछली 5 साल की सरकार में जिस प्रकार से भर्ती घोटाले हुए, जिस प्रकार से सरकार ने बैकडोर से चाचा भतीजा वाद चलाया और जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इससे एक बात स्पष्ट है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त है, जीरो टॉलरेंस का नाटक कर रही है और साथ ही जो अब जांचें चल रही हैं उस पर भी प्रभावित होने का डर है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और जिससे जांच प्रभावित ना हो सके। बहरहाल आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर से ये कहना चाहती है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, अपने ओएसडीओ को एडजस्ट करने के लिए, उनके परिवारजनों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर से विधानसभा में एंट्री कराई है, जो कि सरासर नियम के विरुद्ध है। यूके SSS पेपर लीक मामले में बागेश्वर जिले से बड़ी कार्यवाही सामने आई है। एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले में संलिप्त गिरफ्तार सहायक अध्यापक LT व्यायाम जगदीश गोस्वामी, जिसकी तैनाती राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलसूना थाना कांडा में थी, उसे मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आरोपित शिक्षक पर अग्रिम कार्यवाही के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा एक पत्र मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को भेजा गया है। माध्यमिक शिक्षा नैनीताल को प्रेषित पत्र में पेपर लीक से संलिप्त गिरफ्तार अभियुक्त व्यायाम शिक्षक जगदीश गोस्वामी की पूर्ण जानकारी और एसटीएफ द्वारा दर्ज किए गए सभी मुकदमों का वर्णन किया गया है। विकासराम मुंसियारी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर कल पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरमोली, वर्तमान सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश आर्य के नेतृत्व में समस्त क्षेत्रवासियों ने मुंसियारी तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर नायब तहसीलदार भुवन लाल वर्मा के माध्यम से उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह पूनिया को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनपद रुद्रप्रयाग इस योजना में बेहद तेज रफ्तार से कार्य कर रहा है। अगर 2 साल के आंकड़े देखें तो 1200 लोगों को योजना में चयनित किया गया और अभी तक 1000 से अधिक परिवारों को भवन आवंटित भी हो चुके हैं। बाकी भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं अभी 3500 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें योजना में पंजीकृत किया गया है और सरकार से लक्ष्य मिलने के साथ ही इनको योजना से जोड़ा जाना है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे पास जो है टोटल हमारी प्रतिशत सूची है 5000 की करीब थी। उसमें से हमने जो है 1200 आवास जो है 2020-21 में हमने बांट दिए हैं, तो उन पर टोटल अब 4000 के करीब हमारे पास जो है वो प्रतिशत सूची बनी है। और उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार से यदि हमको जो है 22-23 का टारगेट प्राप्त होता है तो इसी 4000 में से जितना भी टारगेट प्राप्त हो हम लाभार्थियों को उसका वितरण करेंगे। विकासराम मुंसियारी के ग्राम पंचायत खसियाबाड़ा में शिव पार्वती और गणेश के जीवन से आधारित लीला सातु आठू का त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसे देखने मुंसियारी क्षेत्र के दूर दराज गाँव से लोग यहाँ पहुँचे, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा 2 दिन के उपवास के दौरान ढुसका, चाचरी और नाच गाना के माध्यम से भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न किया गया।
रुद्रप्रयाग जिले में इस बार यात्रा काल के शुरुआती दौर में पेट्रोल पंपों पर भारी व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन अब दूसरे चरण की यात्रा को लेकर विभाग ने कमर कस ली है। इसी को लेकर पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों की बैठक ली, जिसमें साफ हिदायत दी गई कि यात्रा काल में किसी प्रकार की असुविधा पैदा न हो। इसके लिए हर समय क्षमता के अनुरूप पेट्रोल और डीजल उपलब्ध रखें। यदि आम जनमानस को इस सुविधा के अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अभी सितंबर में यात्रा सीजन दोबारा शुरू होने वाला है और जिसको लेके जिला प्रशासन और राज्य सरकार जो है काफ़ी सेंसिटिव है। इसी के दृष्टिगत आज जनपद रुद्रप्रयाग के पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की जा रही है और इसमें जो इनकी पेट्रोल पंपों की क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप डीजल पेट्रोल उपलब्ध बनाए रखने और नीचे से कोई डीजल पेट्रोल आने में कोई समस्या हो रही है तो उस पर विचार किया जा रहा है और तीर्थयात्रियों को और हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं इस पे आज चर्चा की गई है और इनकी समस्याएं भी सुनी गई हैं। जो भी समस्याएं इन लोगों ने बताई हैं तो उनके निराकरण की दिशा में काम किया जाएगा और हमारा फोकस होगा कि जो यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दें और उनको डीजल और पेट्रोल की कोई समस्या उत्पन्न न होने दें। इस बार देखेंगे अगर कहीं ऐसी स्थिति आई तो हम कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल पंप भी कहीं खुलवाने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे और इसी दृष्टिगत के भाई ये भीड़ ना लगे, जाम ना लगे, लंबी लाइन ना लगे, इसी के दृष्टिगत आज जो है इस समीक्षा बैठक की गई है कि जो इनकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है इनकी पेट्रोल पंपों पर टैंकों की क्षमता है उसके अनुरूप वहाँ पर डीजल और पेट्रोल हर समय उपलब्ध रहे, इसी के बारे में। अच्छा देखते हैं, आपने बताया तो मैं देखूंगा अभी और ये सुविधा तो पंपों पर होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ी पहाड़ की परिस्थितियां हैं तो कुछ कहाँ पर नहीं है, किस कारण से नियमानुसार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष और गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने का विषय सोचनी है। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है, इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम से इस मामले में बातचीत की जाएगी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा कि भाई इसमें जो है पलायन आयोग के जो यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनको यहाँ बैठना चाहिए, कार्यालय यहाँ से संचालित होना चाहिए, क्योंकि मुख्यालय जब उन्होंने यहाँ पलायन आयोग यहाँ बनाया तो आयोग का संचालन यहाँ से होना चाहिए, देहरादून से नहीं। जी, उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे उसमें। झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है तो क्या कारण है, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये मैंने डीएम से पहले भी कहा है। कालाडूंगी की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंचाई नहरों का पानी पिछले 6 दिनों से बंद पड़े होने से क्षेत्र के कृषक ग्रामीण परेशान हैं। इन सिंचाई नहरों के पानी से चलने वाली पंचक्कियों के बंद हो जाने से चक्की ठेकेदार भी अब परेशान हो चले हैं। आपको बता दें कि कालाडूंगी में 1856 की यह ऐतिहासिक सिंचाई नहर है, जिसमें पहाड़ी स्रोत से लाया हुआ पानी हर समय चलता रहता है। इस समय नहर के साइफन में रेता बजरी फंस जाने की वजह से नहरों के पानी को बो नदी में छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली नहरों के कलमट की सफाई का कार्य किया जा रहा है, मगर जल्द कार्य होना असंभव लग रहा है। ऐसा है कि ये 20 तारीख को जो ये बारिश हुई है उसमें क्या हुआ कि ये मलबा जो सिल्टी ज़्यादा आने से पूरे जो हमारे ये मेन स्टार्टिंग में जो एक साइफन है लगभग 36 मीटर का, उसके बाद में 52 मीटर और है, वो वाला पूरी तरफ से बंद हो गया है और वो रेत जो है पूरी भर गई है उसमें। तो इसलिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था भी सोच रहे हैं और लेबर लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा मलबा जो हमने अभी निकाला है और लेबर लगी हुई है कंटिन्यू हमारी। वहाँ लगभग अभी हमने 7-8 मीटर का जो स्पान है अभी साफ भी कर लिया है उसको और प्रयत्नशील हैं। अभी देखते हैं अभी अगर ये क्योंकि 90 मीटर ब्लॉक हो गया है तो इसको निकालने में दिक्कत भी हो रही है। 90 सेंटीमीटर लगभग इसकी साइपन की हाइट दिख रही है, अभी हमें जो दिख रही है, तो इसको साफ करने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बैठ के निकालना पड़ रहा है मलबा। एक आदमी से ज़्यादा उसके अंदर जा नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, अंदर को बड़ी दिक्कत हो रही है और उसको प्रयासरत हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और
समस्या तो ग्रामीणों की 20 तारीख को तो ऐसा लगा शायद रात पानी बंदा टूट गया है, सुबह तक या कल तक पानी आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन हो गए पानी नहीं चला। क्षेत्र में जनता बहुत आक्रोशित है। वैसे देखा जाए तो समस्या से अवगत तो हम यहाँ पर आकर के हुए, जब आकर के देख रहे हैं तो ये तो पूरी नहर चौक पड़ी है। इतनी जल्दी इसका पानी का सुचारू रूप से चलना तो असंभव दिख रहा है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था विभाग अपने स्तर से करे तब तो जल्दी हो सकता है। जैसे जय साहब कह रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कुछ वन विभाग की इसमें स्वीकृति भी आवश्यक है, क्योंकि आने का रास्ता नहीं है जेबीसी का। अगर ये भी स्वीकृति मिल जाए और तब पानी जल्दी आ सकता है, नहीं तो महीनों तक पानी आना असंभव लग रहा है। तो काम चल रहा है, काम करने की गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ एक आदमी काम कर सकता है, ज़्यादा आदमी काम ही नहीं कर सकते हैं। आप 100 आदमी लगा दीजिए, काम तो एक ही करेगा। 21वीं सदी में भी पहाड़ों पर सड़कें न बनने से जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी स्थित सलना डांडा गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी पहाड़ सी बन गई है। लोगों के लिए सड़क अब सपना बनकर रह गई है। वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सड़क की घोषणा की थी, लेकिन कई बार विभागीय सर्वे के बाद भी सड़क का निर्माण न हो सका। सड़क न होने से यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि सड़कों के अभाव में रिश्तेदारों ने भी यहाँ आना कम कर दिया है। सड़क न बनने का मुख्य कारण लोक निर्माण विभाग का सख्त रवैया और अधिकारियों का जिम्मेदारी से बचना है। सड़क न होने से इन गाँव में लोगों की जिंदगी चल तो रही है, लेकिन धीमी रफ्तार से गाँव तक सिलेंडर पहुँचाना हो या फिर फसलों को मंडियों तक, सब काम पैदल और खच्चरों के सहारे करना पड़ता है। वहीं गाँव के परमेंद्र रावत का कहना है कि सड़क न होने से पहाड़ की जिंदगी पहाड़ सी बनी हुई है। जो है सबसे पहले तो हमारा जो है व्यवस्था जो है सही नहीं है। काफ़ी टाइम से हमारे लोग जो है सल्ला गांव की देवनगर के उपगांव है जी, वो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमें रोड मिलनी चाहिए, परंतु हमारा जो है शासन जो है इस बात को अनदेखी कर रहा है और गांव वालों का आक्रोश भी है जी। और गांव वालों का आक्रोश को देखते मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारी सरकार जो है जल्दी से जल्दी, कम से कम यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जब आदमी कोई बोझा ले जाता है, गैस सिलेंडर ले जाता है, उसको पता लगता है क्या ले जाता, कैसे जाता है। मैं देखा था जो हमारे नेता है उनके कंधे में अगर एक सिलेंडर लाद के दिया जाए, जो भी नेता है, तो उनको पता लगा कि वाकई में इनकी क्या परेशानी है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि रोड आने के अतिशीघ्र। तो लगभग आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और अभी तक देवनगर डांडा में सड़क नहीं आ पाई। तो कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी, सर्वे बहुत बार सर्वे हो चुकी है, लेकिन वो सर्वे पता नहीं आधी अधूरी कैसे रह जाती है। और अभी तक आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी तक सड़क आने का नाम ही नहीं है। और बहुत समस्या है यहाँ, जैसा हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुज़ुर्गों के लिए, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, कष्ट होता है तो कैसे ले जाएं यहाँ से हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से अभी 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो बहुत समस्या की बात है। जैसे यहाँ पर रोज़ ही क्षेत्र जनप्रतिनिधि आते रहते हैं और वो बस मुझे लगता है कि वोट तक सीमित रहते हैं। उसी टाइम पर आते हैं, बोलते हैं कि आ जाएगी सड़क, आज ना तो कल ना तो कल, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही में पता नहीं वो सड़क कब आएगी। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से, कि यहाँ पे हमें सड़क दिलाने का प्रयास कीजिए प्लीज़। और देखिए यहाँ से वैसे भी बहुत 4 किलोमीटर दूर है, बड़ी आफत आ जाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ड्रग फ्री देवभूमि कार्यक्रम के तहत चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चमोली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से भांग की खेती करने वाले क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस को जनपद चमोली के सीमांत दुर्गम क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की खेती किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने एक टीम गठित की और पुलिस उपाधीक्षक नताशा सिंह के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा, जिसमें राजपूत पुलिस और रेगुलर पुलिस की टीम ने पाया कि बहुत बड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से धान की खेती की जा रही है, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लोगों को हिदायत दी कि इस तरह से अगर अवैध रूप से कार्य करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।